लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करी थी और जिसके अंदर हमने ये कहा था कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें ये कंडीशन याद रखनी होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, पर मैं अभी अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे मैं इसका अमेंडमेंट आपको करवा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है पुराना। ठीक है, तो इसलिए मैं पुराना पहले समझा देता हूँ, फिर चेंज करना छोटी सी बात है, 5 मिनट का काम है, हो जाएगा। ओके, चलिए तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार के लिए कि बेसिक कंडीशन हमने कल पढ़ी थी कि अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है या नहीं। जिसका भी आप स्टेटस निकाल रहे हैं वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर आप पहली कंडीशन पूरी नहीं करते तो आपके पास एक ऑल्टरनेट दिया गया है कि 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 60 दिन और उससे पहले के 4 साल में 365 दिन। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है रेगुलर 365 दिन रहे, छोड़ छोड़ के भी रह सकते हैं। जैसे आप 10 दिन इंडिया में रहे, फिर चले गए बाहर 5 दिन, फिर 10 दिन इंडिया में रहे, फिर चले गए 2 दिन, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ओवरऑल टोटल देखना है कि वो इन डेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप अकेले ये कंडीशन फुलफिल कीजिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना आपके कि मान लीजिए 8 मार्क्स क्वेश्चन है और ये 4 के 2 है, तो या तो ये अकेला कर लीजिए और या ये दोनों कंडीशन एक साथ कर लीजिए, वो आपकी बेसिक कंडीशन हो जाएगी। इम्पैक्ट हमने देखा था कि अगर बेसिक कंडीशन पूरी होती है तो आप बनते हैं रेजिडेंट, और बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप बनते हैं नॉन रेजिडेंट। ओके, तो अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तब तो आगे की कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का तो आगे कोई स्टेटस ही नहीं होता अलग से, समझ गए। पर रेजिडेंट का आगे स्टेटस होता है एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको फर्दर 2 कंडीशन और देखनी पड़ेगी, जिनमें कहा था कि 730 दिन होना चाहिए 7 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में कुल मिला के 730 दिन आप इंडिया में होने चाहिए, और 10 साल में 2 बार आप रेजिडेंट रहने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन भी आप फुलफिल कर देते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं, अदरवाइज आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है 3 लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें पर्सन जो जॉब के लिए बाहर जा रहा है, इंडिया के क्रू मेंबर जो शिप पे जॉब के लिए जा रहे हैं, और इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया घूमने आ रहा है। ये 3 लोगों में ये एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब इनके लिए 182 डेज वाला ही रूल रहेगा। बोलिए आगे बात समझ में। ये तो कल वाला हमने रिवाइज किया है, एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने आपको, मोस्टली आपने सबने आंसर भी सही दिया था। चलूं आगे मैं, बोलिए आगे चलूं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मिस्टर जॉन, ठीक है, मिस्टर जॉन ये इंडिया आते हैं फॉर विजिट, ये इंडिया घूमने आते हैं। कितने टाइम घूमने आते हैं? 90 डेज एवरी ईयर, हर साल 90 दिन के लिए आते हैं। फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल से हर साल 90 दिन ये इंडिया में घूमने आते हैं। आपको इनका स्टेटस बताना है, बताइए ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आराम से तसल्ली से लिख के करना, अगर आपने ओरली करने की कोशिश की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बताइए क्या स्टेटस है इनका।
बोलिए क्या स्टेटस है इनका भाई? रिप्लाई फास्ट। एनआर, अक्षिता कह रहे हैं एनआर, बाकी विष्णु, रिया? हाँ जी, बाकी लोग? नवीन, नवीन, चंचल ने नया ज्वाइन किया है क्या? चंचल बेटा आपने नया ज्वाइन किया बेटा? एक बार बता दीजिए चंचल नाम से। जी ये सर नया ज्वाइन किया है, आज ही ज्वाइन किया है। आज ही ज्वाइन किया आपने, ठीक है। आपके बेटा अभी बीच में एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो मे बी ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके सर। आप एक काम करें, अपने वीएस क्लासेस के मोबाइल ऐप पे जाएं और कल वाली जो क्लास है वहाँ पे आपको मिलेगी क्लास नंबर 4, वो आप एक बार देख लीजिए। ओके सर। है ना, उसके बाद ये क्लास आपकी समझ में आ जाएगी। ओके सर। ओके बेटा। हाँ जी, नॉन रेजिडेंट बिल्कुल ठीक है। देखिए कैसे आपने कहा प्रीवियस ईयर में कितना रहा 90 डेज, पिछले 4 साल में कितना रहा 360 डेज, और पिछले 7 साल में कितना रहा 630 डेज। बताइए क्या ये 3 कैलकुलेशन हमें चाहिए? क्या ये 3 कैलकुलेशन हमें चाहिए? इनमें पहला हमने चेक किया कि क्या ये 182 डेज इंडिया में है, तो जवाब आया नहीं, ये तो नहीं है 182 डेज। दूसरा हमने कहा चलो 60 दिन इंडिया में है, आपने कहा यस, और इसके साथ चाहिए हमें 365 दिन इंडिया में 4 साल में, क्या ये है? आप कहेंगे नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब इसकी बेसिक कंडीशन ना तो ये फुलफिल हुई और ना ही ये फुलफिल हुई, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, ये 90 डेज की जगह अगर 100 डेज आता, एग्जांपल नंबर 2, 100 डेज आता हर साल, तो इसका स्टेटस क्या होता? बोलिए, अगर ये हर साल 100 डेज आ रहा होता तो इसका आंसर क्या होता? रिया ने सबसे पहले जवाब दिया है NOR, वेरी गुड। और कौन बनेगा करोड़पति के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में? सबसे पहले जवाब दिया है रिया ने। अक्षिता ने भी। ओके, तो देखिए क्या ऐसा होगा, बेसिक कंडीशन अभी भी पूरी नहीं हो रही है, 60 दिन वाली कंडीशन पूरी हो रही है, प्लस विष्णु का भी सही है, 365 वाली भी पूरी हो रही है। इसका मतलब इसने ए कंडीशन को तो पूरा कर दिया। बी कंडीशन कहती है 7 साल में 730 दिन, तो ये तो 7 साल में 700 दिन ही है, इसका मतलब बी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब बी पूरी नहीं हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, NOR।
बिल्कुल ठीक है। NOR सबका सही है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपने समझ लिया है कि कैसे क्या करना है। ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं आपसे। चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर राम left India first time on 1st May 2020. 1st May 2020 for job in a company in USA. चलिए, मिस्टर राम ने पहली बार इंडिया छोड़ा कितनी तारीख को? 1 मई 2020 को, जॉब करने के लिए कहां पे? यूएसए में। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है? रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या ये प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा इंडिया में? बोलो, ये प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा इंडिया में? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है ये प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा। थर्टी 31 डेज कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 30 दिन अप्रैल के और 1 दिन मई का। 4 प्रीवियस ईयर में कितना रहा? पिछले 4 साल में बोलो, सही लिखा है क्या मैंने? पिछले 4 साल में कितना रहा? ओके, तो पिछले 7 साल में कितना रहा? 2555। हमने लीप ईयर को एक बार इग्नोर किया है। ठीक है, अब पहली कंडीशन हमारी कहती है, बेसिक कंडीशन जो है कि 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। क्या इसने वो कंडीशन फुलफिल करी है? क्या इसने 182 डेज की कंडीशन फुलफिल करी है? जवाब है नो। क्या ये प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा? तो जवाब है नो। दूसरा ऑल्टरनेट है 60 डेज प्लस 365 डेज इन इंडिया। क्या इसने ये कंडीशन फुलफिल करी है? नो, ये भी फुलफिल नहीं करी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 31 डेज ही है ओनली। तो अगर इसने बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बोल सकते हैं? ओके, दैट्स इट। एग्जाम्पल नंबर 2, इन अबो, if he left on 1st June 2020। सेम एग्जाम्पल अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 जून 2020 को इंडिया से बाहर गया होता तो क्या होता? बताइए, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहता? बोलिए, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहता? सिक्सटी 62। तो अब स्टेटस बता सकते हैं आप इसका? अब स्टेटस बता सकते हैं इसका? बिल्कुल ठीक है, 62 तो सही है आपका। अब स्टेटस बताएंगे इसका कि क्या है, ये रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी क्या है? रिया कह रही है एनओआर है सर। अक्षिता भी कह रही है एनओआर है, और विष्णु भी कह रहा है एनओआर है। अफसोस, ये गलत जवाब। अब तीनों का जवाब ही गलत है, तीनों का जवाब गलत है।
इट्स स्टिल, ही इज स्टिल नॉन रेजिडेंट। बताइए क्या पता चल रहा है आपको, क्या गलती करी आपने? वो अभी भी नॉन रेजिडेंट है। वो अभी भी नॉन रेजिडेंट है। आप देखिए आपने क्या गलती करी है, वरना फिर मैं बताऊंगा। समझ में आ गया? जो इंसान जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जाता है उसके ऊपर 60 दिन वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसको एक ही ऑप्शन है और वो है 182 डेज का। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है बेसिक कंडीशन के रूप में, और वो होता है 182 डेज। क्या इसने वो ऑप्शन पूरा किया? हम कहेंगे नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। आई बात समझ में? बोलिए, गलती समझ में आई? जब कोई पर्सन जॉब के लिए इंडिया से बाहर जाता है, इन दैट केस विष्णु कह रहे हैं समझ में आ गई। बाकी लोग एक बार जल्दी से बता दो, तुम आगे चलो। ठीक है, जॉब वालों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। समझ गए? चलो लास्ट एग्जांपल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक लास्ट छोटा सा एग्जांपल है। मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया first time on 1st June 2008 and return to India on 1st March 2021। सॉरी 1st मार्च मत करो, इसको आप कर दो 1st जनवरी 21 for 200 डेज। आपको इसका स्टेटस निकालना है। मिस्टर एक्स ने इंडिया छोड़ा 1 जून 2008 को, और वापस वो आया है 1 जनवरी 2021 को। अब आएगा, मतलब जो डेट है 200 दिन के लिए। तो आपको उसका स्टेटस बताना है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा इंडिविजुअल को लेके। रिया कह रही है एनआर। रिया ने जवाब दिया है एनआर। बाकी लोग, अक्षिता भी कह रहे हैं एनआर। 1 मिनट का टाइम हो रहा है, जल्दी से जवाब दो। ओके, सबसे पहले बात ये देखनी है कि प्रीवियस ईयर में ये बंदा इंडिया में कितने दिन रहा। बताइए, इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? नवीन कहाँ गया? नवीन और चिराग। चैनिका, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चैनिका जवाब दे बेटा, रिप्लाई फास्ट। चैनिका, नवीन, विष्णु एंड चिराग।
62 बता रही है रिया। 62 डेज। प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा इंडिया में? नाइन्टी। और बता दीजिए किसी का और कोई जवाब हो तो। नवीन जवाब दो बेटा। चिराग एंड चैनिका। बेटा जवाब नहीं दोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, दो कोई जवाब देंगे? सही गलत की परवाह मत करो, आंसर दो बेटा। 90 डेज क्या है? 90 डेज तो कुछ नहीं है, तो इन्होंने जवाब दिया है। आपको क्वेश्चन पूछा है मैंने कि वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन था, आप अपना जवाब दीजिए। ये तो कुछ बच्चों ने अपने जवाब दिए हैं, इट्स नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा। जवाब है 62 डेज। चिराग भी कह रहे हैं 62 डेज। चैनिका एंड विष्णु रिप्लाई फास्ट। देखिए कब आया वो, कब आया वो इंडिया? देखो आपने कितनी बड़ी गलती करी है, ध्यान से समझना। हम कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 2020-21, है ना। ये कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2020 से। खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021 को। तो क्या हमें इसके बीच में देखना है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा, तो क्या मुझे इस पीरियड में देखना है, हाँ या ना? पहले ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा, तो आप इस पीरियड में देखेंगे या नहीं? यस और नो? आप कह रहे हैं यस। तो मुझे बताइए कब गया था वो इंडिया से बाहर? 2008 में गया था, ठीक है। 8, 9, 10, 11 सब बाहर ही था। क्या इस साल के बीच में वो इंडिया में आया है? आप कहेंगे सर यस, 1 जनवरी 2021 को आया, ठीक है। तो क्या वो जनवरी के महीने रहा? यस। क्या वो फरवरी के महीने रहा? क्या वो मार्च का महीना इंडिया में रहा? यस। तो ये तो 90 डेज होते हैं। आपके 62 डेज कैसे आ रहे हैं बताइए? आपके 62 डेज कैसे आ रहे हैं? आपने इसको 2019 पढ़ा है। देखो कितनी बड़ी गलती करी है आपने। प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? तो जनवरी में प्रीवियस ईयर में था, फरवरी में था, मार्च में था। आपने 62 डेज आंसर कैसे दिया? दिस इज द राइट आंसर। आपने ये देखा कि अप्रैल में पूरे दिन, मई में पूरे, आपने ऐसे जोड़ा होगा कि अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 एंड जून में 1 दिन, तो 62 डेज हो गए। तो बेटा ऐसे रट के थोड़ी जवाब करना है, ईयर भी तो देखो कौन से ईयर का कैलकुलेट करना है। हम 2008 के डेज थोड़ी काउंट कर रहे हैं, हम तो इस साल के डेज देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो कौन से ईयर की कैलकुलेशन करनी है, 2021 की। बोलिए भाई। चिराग, विष्णु, नवीन, रिया, जिन जिन के आंसर गलत थे वो एक बार बता दीजिए। क्या बात समझ में आई कि आपने क्या गलती करी? प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें उसके डेज से मतलब है, पुराने से थोड़ी मतलब है।
समझ गए। अब प्रीवियस ईयर में ये 90 डेज रहा, तो क्या इसने 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करी? आप कहेंगे नो। क्या इसने 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करी? आप कहेंगे यस। 60 डेज के साथ क्या इसने 365 डेज वाली भी पूरी करी? यस, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया है ना, हाँ सॉरी फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम गया 2008 में, ठीक है। क्या पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में था? बोलो, क्या पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में था? नहीं था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। इसने कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी है, इसलिए ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। बोलिए, आ गया समझ में? किसी के कोई डाउट है, या आप अपने मन से कोई क्वेश्चन बनाना चाहें कि सर इतनी तारीख को गया होता, इतनी को आया होता तो क्या होता? बोलिए, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है वो बनाना चाहें कंसेप्चुअली तो बना सकता है। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, दूसरा पर्सन कौन था इनकम टैक्स में? पहला पर्सन इंडिविजुअल था, उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। अब बताइए दूसरा पर्सन कौन था, हम उसकी बात समझते हैं। इनकम टैक्स में दूसरा पर्सन कौन था? 7 में से 7 पर्सन लिखाए थे, उनमें से दूसरा पर्सन कौन है? एचयूएफ है क्या? ठीक है, तो एचयूएफ का स्टेटस हमें निकालना है। जैसे हमने इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में बांटा, एचयूएफ को भी 3 कैटेगरी में बांटना है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल तो एक इंसान होता था, एचयूएफ का मतलब ही क्या है? जॉइंट फैमिली। और क्या फैमिली में ऐसा हो सकता है कि कुछ इंसान इंडिया से बाहर रह रहे हो, कुछ मेंबर इंडिया में रह रहे हो? एचयूएफ में कुछ मेंबर इंडिया से बाहर रहते हैं और कुछ इंडिया में रहते हैं, ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो सवाल ये आता है कि हम एचयूएफ का स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, बेसिक कंडीशन एचयूएफ को लेके क्या है, और वो कंडीशन ये है कि हम किसी पर्टिकुलर मेंबर को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ होली और पार्टली इन इंडिया है क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ होली और पार्टली इन इंडिया है क्या? ठीक है, अगर हाँ तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है बेसिक, और अगर नहीं तो आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो बेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। अब आप मुझे एक बात समझाइए कि मान लीजिए आप अपने जॉइंट फैमिली में कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, और उस बिजनेस में चलती है आपके फादर की चलती है, आपके पापा जी जो कहते हैं वही काम होता है, ठीक है, वो सारे डिसीजन लेते हैं। अब आपके फादर इंडिया से बाहर रहते हैं और आप इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में बिजनेस चल रहा है एचयूएफ के नाम पे, ठीक है।
और जो भी जब भी कोई डिसीजन लेना होता है आप अपने फादर को कॉल करते हैं, उन्हें सिचुएशन बताते हैं कि देखो ऐसा 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 चल रहा है, बताओ क्या करना है। वो आपको बता देते हैं कि ऐसा कर लो, आप वैसा कर लेते हैं। तो बताइए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? दोबारा मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन। हाँ, कि आपके फादर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आप इंडिया में एचयूएफ के नाम से काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो करते हैं, आप उनको कॉल करते हैं जब भी कोई भी बात होती है, वो आपको कहते हैं कि भैया ये कर लो और आप वो कर लेते हैं। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया? रिया और नवीन ने कहा आउटसाइड इंडिया। बाकी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहो बेटा, इतने सुस्त क्यों बैठे हो, एनर्जेटिक रहो, थोड़े एनर्जेटिक रहो, मजा आएगा पढ़ने में, ऐसे क्या। ठीक है, आउटसाइड इंडिया। अच्छा, आपने फादर को कॉल किया, उन्होंने कहा दूसरे ऑप्शन में, अब दूसरे ऑप्शन पे जा रहा हूँ, उन्होंने आपसे कहा कि बेटा छोटे मोटे काम के लिए मुझे फोन मत किया करो, तुम एक काम करो, छोटे मोटे बातें तुम अपने लेवल पे हैंडल कर लिया करो, अगर कोई बड़ा इश्यू हो तो मुझसे पूछ लिया करो, छोटे मोटे डिसीजन तुम लो, और जब कोई बड़ा इश्यू तो मुझसे पूछ लेना। तो बताओ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, बाहर से, या दोनों से? इनसाइड द, दोनों जगह से, पार्सली इन इंडिया, पार्सली आउटसाइड इंडिया, ऐसे बोल सकते हैं, कुछ इंडिया में कुछ इंडिया के बाहर। ओके, बोलो, ऐसा बोल सकता हूं ना, दोनों जगह से? यस। तीसरी कंडीशन, आपने उनको कॉल किया कि प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप बाकी काम तो करो, मैं 2 दिन बाद इंडिया आ रहा हूं, वहां पे अपन बैठ के बातें करेंगे और वहां पे डिसीजन लेंगे। अब बताओ आप कंट्रोल कहां से? इंडिया में। बस, तो बस इतना हमको डिसाइड करना है कि हमारे एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है। अगर वो थोड़ा सा या पूरा इंडिया में है तो हम कहेंगे हमारी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, इसमें सिर्फ पहला केस जिसमें इंडिया के बाहर सारे डिसीजन हो रहे हैं, वो एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता, बाकी दोनों केस में कंडीशन फुलफिल हो रही है। बोलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ, ऐसे हाउस द जोश, हाय सर, ऐसे रहा करो, क्या ढीले ढीले बैठे हो। डन। चलिए एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं। 2 एडिशनल कंडीशन है, जैसे इंडिविजुअल में थी ना, वैसे ही 2 एडिशनल कंडीशन यहाँ पे हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि ये दोनों कंडीशन वही है जो इंडिविजुअल में थी। क्या थी इंडिविजुअल में भाई? 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार रेजिडेंट। बोलो यही थी क्या? अब सवाल ये उठता है कि सर फिर से रहने की बात आ गई, 7 साल में 730 दिन रहने की बात आ गई। अब रहने के लिए फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर हैं, हम किसका देखेंगे? तो यहाँ पे देखा जाएगा बेटा कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? कर्ता वही है जो सब कुछ करता है, मतलब घर का जो सीनियर मेल मेंबर होता है, हेड ऑफ द फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सीनियर मेल मेंबर, उसको कहते हैं कर्ता। ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल करेगा। अच्छा, मेरा एक जनरल क्वेश्चन हो रहा है बीच में, क्या लेडीज भी कर्ता हो सकती है? क्या लेडी भी कर्ता हो सकती है? जैसे मान लीजिए एक फैमिली में दादी जी सबसे बड़े हैं, दादाजी एक्सपायर हो गए, ठीक है, दादी जी सबसे बड़ी हैं, दादाजी एक्सपायर हो गए, तो क्या दादी जी कर्ता हो सकती है? पता होना चाहिए आपको ये, बोलिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया मेल मेंबर, तो सबसे बड़ा बेटा होगा या दादी जी होगी कर्ता? बोलो, दादाजी का एक्सपायर होने के बाद दादी जी कर्ता होगी या सबसे बड़ा जो बेटा होगा, जो सीनियर मेल मेंबर होगा, वो होगा? मेल मेंबर, यस। तो राइट आंसर तो ये है कि मेल मेंबर होगा। ठीक है, दादी जी कर्ता नहीं हो सकती, कर्ता होगा जो उनका सबसे बड़ा बेटा होगा, फर्स्ट थिंग। पर एक
इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ, उस केस में ये कहा गया कि सर फीमेल कर्ता क्यों नहीं हो सकती, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। तो वहां पे एक डिसीजन आया कि अगर किसी फैमिली में कोई भी मेल मौजूद ही नहीं है, ठीक है, कोई भी मेल मेंबर मौजूद नहीं है, सब एक्सपायर हो चुके हैं, इन दैट केस, उस केस में जो फीमेल है वो कर्ता हो सकती है, ठीक है। अगर किसी फैमिली में कोई भी मेल मेंबर मौजूद नहीं है तो फीमेल कर्ता हो सकती है, समझ गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फॉर जनरल नॉलेज, एग्जाम में आने का तो नहीं है, पर जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कौन करेगा, कर्ता करेगा। मतलब 7 साल में 730 दिन इंडिया में किसको रहना है, कर्ता को। 7 साल में 730 दिन इंडिया में किसको रहना है, कर्ता को। और 10 साल में 2 बार रेजिडेंट किसको होना है, कर्ता को। बोलिए, बात समझ में आ गई। एक सेकेंड। तो अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं बी एंड सी कंडीशन। अगर कर्ता दोनों कंडीशन पूरी कर देता है तो एचयूएफ क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा मैंने एक चीज नहीं लिखी पहले, रुको रुको रुको। बेसिक कंडीशन पूरी हुई तो रेजिडेंट, पूरी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। फिर बी एंड सी चेक करेंगे, अगर पूरी हुई तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नहीं हुई तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो क्या एचयूएफ का स्टेटस समझ में आ गया आपको, क्या एचयूएफ का स्टेटस समझ में आ गया आपको। इंडिविजुअल का ही सबसे टिपिकल होता है, उसके बाद तो सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल भी करवाई देता हूं साथ में। कपूर एंड सन्स एचयूएफ, कपूर एंड सन्स एचयूएफ, ये नाम है। मिस्टर राम कपूर, ये कौन है, करता है। नेवर लेफ्ट इंडिया, मिस्टर राम कपूर ने कभी भी इंडिया लेफ्ट नहीं किया, पहली बात ये बताइए। दूसरा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज पार्टली इन इंडिया। दो चीजें बताइए आपको कपूर एंड सन्स के रिगार्डिंग, कि जो करता है वो उन्होंने कभी भी इंडिया छोड़ा नहीं है, वो इंडिया में ही रहते हैं हमेशा, पर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो कुछ इंडिया के बाहर होता है, कुछ इंडिया में होता है। अब आप कहेंगे सर करता बाहर जाए बिना कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि करता ही मैनेज करे, हो सकता है कि करता का भाई होगा, वो बाहर रहता होगा, वो डिसीजन लेता होगा, तो कोई भी मेंबर बाहर से भी डिसीजन ले सकता है। अब आपको बताना है कि एचयूएफ का स्टेटस क्या है। ये जो एचयूएफ है ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सबसे फर्स्ट आंसर अक्षिता एंड रिया का आया है। और बोलिए, नवीन, विष्णु, चैनिका, वाओ वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। देखिए बेसिक कंडीशन पूरी कर दी क्या इन्होंने, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्सली इन इंडिया, यस इन्होंने पूरी कर दी, तो ये आ गए रेजिडेंट। फिर सवाल आया बी एंड सी का, कि क्या करता 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है, हाँ वो तो कभी बाहर गया ही नहीं, तो रेजिडेंट ही है। क्या 7 साल में 730 दिन इंडिया में है, हाँ तो ये भी हो गई फुलफिल, यस। तो एचयूएफ क्या बन गई, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बिल्कुल ठीक है। ओआर बोलिए, समझ में आ गई बात।
स्टेटस निकालना होगा अगर एचयूएफ का तो निकाल देंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे एसएससी की तरफ, तीसरे पर्सन की तरफ। हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया, एचयूएफ पढ़ लिया, एओपी बोला था कल, बीओआई बोला था और फॉर्म बोला था। इन सबको एक साथ ही ले लेते हैं, बड़ा आसान है, इन सबको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इन सब में एक कॉमन बात पता है आपको, चाहे एओपी हो मतलब जॉइंट वेंचर हो, बीओआई जैसे क्लब सोसाइटी हो, और फॉर्म, इन सब में एक कॉमन बात है, बताऊं क्या? वो ये कि इन सब में कुछ लोगों का ग्रुप होता है। बोलिए, सही बोल रहा हूं? इन सब में कुछ ना कुछ लोगों का ग्रुप होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके बनाते हैं। हाँ या ना? दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके बनाते हैं इनको। यस। सेकंड थिंग, इनमें कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो पार्टनर बन सकते हैं, फिर आपका कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप बाहर भी जा सकते हैं कि भाई मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ। मतलब जिसको बोलते हैं ना फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कर सकते हैं। यस। तो अब सोचिए कि जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के डेज काउंट कर सकते हैं क्या? किसी पर्टिकुलर इंसान के डेज काउंट करें तो सही होगा क्या? क्या ऐसी सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर इंसान के डेज काउंट करना ठीक होगा? नहीं, क्योंकि हम जिसके डेज काउंट कर रहे हैं पता चला वो बीच में छोड़ के चला गया, तो फिर तो हमारी मेहनत तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इन केस में ये नहीं देखा जाता कि कोई पर्सन कहाँ रहता है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखी जाएगी, वो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और जब एक ही चीज देखी जाएगी तो सिचुएशन भी एक ही होगी। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो आपकी फर्म क्या हो गई? रेजिडेंट। तो आपकी फर्म क्या हो गई है? रेजिडेंट। और अगर कंट्रोल पूरा का पूरा बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो आपकी फर्म क्या हो गई? नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट सिर्फ वहीं पे होता है जहां पे किसी के रहने की बात आती है। फर्म में किसी के रहने की बात ही नहीं है, इसलिए फर्म में ओआर और एनओआर जैसा कुछ भी नहीं होता। दो ही कैटेगरी होती है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो बताइए क्या डिसाइड कर देंगे आप? अगर आपसे एओपी, बीओआई या फर्म में से पूछा जाए कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, बता देंगे आप? सिर्फ एक कंडीशन देखनी है। सभी का कमेंट चाहिए मुझे फटाफट। रिस्पॉन्स टाइम एकदम फास्ट होना चाहिए। जैसे स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि आपको पूछा गया कि सर दिवाली की छुट्टियां करनी है या कोई बात में ऐसे डिस्कशन चली हो, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है हाँ सर कर दो, जल्दी कर दो, आज से कर दो, कल से कर दो, आता है ऐसा रिस्पॉन्स? जब भी छुट्टी की बात चलती है, पिकनिक की बात चलती है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है कि यस सर। ठीक है, तो वैसे ही एक्टिव रहो ना। देखो पढ़ाई भी जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है। पढ़ाई टाइम पे कर लोगे तो मस्ती करने का टाइम मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एसएससी है हमारा कंपनी। तो कंपनी का स्टेटस निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब किसी भी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट नहीं होगा किसी में भी, क्योंकि किसी में भी अब रहने की बात हमें देखनी नहीं है। ओके, चलिए कंपनी को दो कैटेगरी में बांटा गया बेटा। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, जिसको हम घरेलू कंपनी कहते हैं ना, और एक होती है फॉरेन कंपनी। आप बता सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी किसे कहते हैं? इंडियन कंपनी उसे कहते हैं जो है रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। इंडिया में कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं पता है आपको?
कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 था, अभी 2013 है। अगर वहां पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, इंडियन कंपनी कहेंगे। और इंडियन कंपनी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज रेजिडेंट। इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो मैं आपसे कहूं अगर कि एक इंडियन कंपनी है जिसका कंट्रोल पूरा इंडिया से बाहर होता है, तो बताइए उसका स्टेटस क्या होगा। एक इंडियन कंपनी जिसका कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया से बाहर होता है, तो उसका स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका कंट्रोल कहाँ है, इंडियन है इतना ही काफी है। अच्छा, फॉरेन कंपनी किसको कहेंगे, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अब ये प्राइम फेशिया देखने में क्या लगती है कि नॉन रेजिडेंट है, बोलो लगता है क्या? क्या फॉरेन कंपनी को देखने से ऐसा लगता है कि नॉन रेजिडेंट है? जैसे इंडियन कंपनी देखते ही रेजिडेंट है, वैसे फॉरेन कंपनी देखते ही नॉन रेजिडेंट है क्या? बोलो भाई, यस और नो। क्या फॉरेन कंपनी को देखते ही ये फीलिंग आती है कि ये तो नॉन रेजिडेंट होगी? यस। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आनी भी चाहिए। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे पोएम देखनी है ना? अब आप पोएम वो नहीं है जो बचपन में सुनते थे, यहाँ पे पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उस फॉरेन कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है वो कहाँ है। अगर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग इंडिया में है तो उस फॉरेन कंपनी को भी हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट। और अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो हम उसे क्या कह देंगे, नॉन रेजिडेंट। बोलो, आसान है कंपनी का स्टेटस निकालना, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आसान है। कंपनी अगर डोमेस्टिक या इंडियन कंपनी है तब तो हमेशा ही रेजिडेंट है। फॉरेन कंपनी है तो उसका पोएम देख लो, उसका पोएम अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट है, और अगर वो भी आउटसाइड इंडिया है तो फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, ए ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी, held his board meeting British company hold his board meeting in Mumbai। बताओ इसका स्टेटस क्या लगता है आपको? एक ब्रिटिश कंपनी है जो अपनी बोर्ड मीटिंग मुंबई में करती है, तो ये क्या हो जाएगी, रेजिडेंट। क्योंकि वैसे तो फॉरेन कंपनी है, पर बोर्ड मीटिंग इंडिया में करने का मतलब उसका पोएम कहाँ हो गया है, इंडिया में। ये था हमारा सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी के कोई डाउट है तो बोल दो। ये हमारा सेक्शन 6 है रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें किसी के कोई भी डाउट है तो बोल दो, कोई प्रोविजन में। ठीक है, आज मैं आपको एक क्वेश्चन शीट भेजूंगा, उस क्वेश्चन शीट में 9 क्वेश्चन हैं, आपको उनमें से 8 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। वैसे मैंने इनडायरेक्टली वो आपको करवा दिए हैं, मैंने ये जितने भी एग्जांपल दिए थे ऑलमोस्ट सारे बुक के ही क्वेश्चन आपके। तो एक बार आप 9 क्वेश्चन तक ट्राई करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 लाइन के, तो 8 क्वेश्चन तक, सॉरी 8 तक आप ट्राई करेंगे। और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे आज ही फोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, कल हम उसके आगे चलेंगे। ओके, चलिए, बड़ा मजा आया आज आपके साथ पढ़ के। थैंक यू सो मच।